आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी विलयन बनाने में विलेय और विलायक दो चीज़ों को हम काम में लेते हैं। विलेय हम जो कम मात्रा में डालते हैं उसे विलेय बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको हम विलायक बोलते हैं। तो सारे जो विलयन हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, आदर्श और नॉन आदर्श, यानी कि अनादर्श विलयन। सबसे पहले हम आदर्श विलयन देखेंगे, जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है। तो इसमें हम मानते हैं कि जो विलेय और विलायक, इनके बीच में जो सहसंजक बल हैं, कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो आदर्श विलयन में जो है विलेय विलेय, विलेय विलायक तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य वो पूर्णतया समान होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो सब स्टेज में, चाहे वो विलेय विलेय, विलेय विलायक तथा विलायक विलायक के बीच में वो सेम होंगे। अब अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इनके लक्षण देखें, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता। विलेय और विलायक को जब हम मिलाते हैं तो ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता, डेल एच 0 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि जो कुल आयतन होगा वो, चाहे हम विलेय और विलायक का अलग अलग ले लें, चाहे दोनों को मिला के लें, वो सेम होगा, तो डेल भी 0 हो जाएगा। और तीसरा, आदर्श विलयन उन्हें कहते हैं जो राउल के नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमको राउल के नियम के बारे में पता होना चाहिए। हम मानते हैं कि जो अणु हैं, द्रव अवस्था, उनकी जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है वो लिक्विड से गैसियस अवस्था में पलायन, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, जिसके कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। अब यदि दोनों ही द्रव वाष्पशील होते हैं तो दोनों ही द्रवों के अणुओं की पलायन की प्रकृति होती है। जो भी दोनों कंपोनेंट्स हैं, अगर दोनों ही वाष्पशील हैं, वेपराइज हो सकते हैं, तो दोनों की जो है वो वेपराइज हो जाएंगे। अब आदर्श विलयन में प्रत्येक अवयव का एक अपना निश्चित वाष्प दाब होता है। विलेय और विलायक, उनका अपना एक निश्चित जो है वाष्प दाब होगा, और संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब जो है प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम के अनुसार होता है। अब सपोज हमारे जो दो कंपोनेंट हैं वो ए और बी हैं, है ना, और उनका जो आंशिक दाब है वो पी ए तथा पी बी है, तो कुल जो दाब हो जाएगा वो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अब राउल के नियम के अनुसार एक निश्चित दाब पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम आगे देखें कि सपोज हमारे जो वाष्पशील जो मतलब ए कंपोनेंट है ए और बी, और इनके जो वाष्प दाब हैं वो P0A P0B हैं प्योर, और इनकी जो मोल भिन्न है XA और XB है। और जब हमने इनका विलयन बना लिया तो जो आंशिक दाब है विलयन में वो PA तथा PB है। तो राउल के नियम के अनुसार हमारा जो आंशिक दाब जो PA होगा वो P0A XA होगा, PB P0B XB होगा, और टोटल जो हो जाएगा वो PA प्लस PB, और हमारा इन दोनों का हम जोड़ देंगे। अब हमको पता है कि XA प्लस XB 1 होता है, जो मोल भिन्न होती है वो दोनों अवयवों की 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस XB रख देंगे प्लस P0B XB, और अब हमारा जो है क्या कॉमन हो गया, XB हम इधर कॉमन ले लेते हैं, और इधर P0A प्लस XB P0B माइनस P0A आ जाता है। तो इसको अब हम एक सरल रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो दो अवयव हैं ए और बी, उनकी मोल भिन्न XA और XB है, और उनका जो प्योर कंपोनेंट का वाष्प दाब है P0A P0B है, और एक रेखा जो कुल को बता रही है P इज इक्वल टू PA प्लस PB, और ये हमारा PA जो है P0A XA P0A XA, यहाँ पे P0B होना चाहिए P0B XB, और
यहाँ पे हम x से 1 है, मतलब हमारा जो है टोटल कंपोनेंट A है यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो शुद्ध वाष्प दाब होगा उसका P0A होगा। यहाँ पे x भी 1 है, यानी कि केवल कंपोनेंट B है, तो P0B हो जाएगा। और इन दोनों के जो है PB और PA जो है वो क्या हो जाएंगे, जो शुद्ध वाष्प दाब है इंटू मोल भिन्न, यहाँ पे P0B आना चाहिए और ये टोटल हमारा PA प्लस PB आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जो है शो कर सकते हैं। अब बच्चों हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखें तो अनादर्श विलयन क्या कहलाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि विलय विलय, विलायक विलायक, विलय विलायक, इनको मिलाने से मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, संजक बल जो हैं उनके वो सेम रहने चाहिए, पर इनमें वो सेम नहीं होते हैं, जिसके कारण से जो है डेविएशन आ जाता है। माना कि विलयन A तथा B अवयवों से बना है। यदि A तथा BB में अंतरा आणविक आकर्षण बल इंट्रा जो अट्रैक्शन बल है से ए बी के अंतरा आणविक बल भिन्न है, तो विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। जो हमारे दो कंपोनेंट है ए और बी, और यदि हम जो ए मॉलिक्यूल्स हैं और बी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंट्रा अट्रैक्शन फोर्सेस हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, वो ए बी के जो इंट्रा मॉलिक्यूलर से भिन्न है, तो विलयन जो है अनादर्श विलयन कहलाएगा और वो डेविएशन दिखाएगा। अब सबसे पहले हम देखें धनात्मक विचलन। तो वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त हो, तो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी कि PA P0A राउल के नियम के अनुसार इक्वल टू था, अब यहाँ पर वो जो विलयन में जो आंशिक दाब है PA वो P0A इंटू X0A से बढ़ गया, धनात्मक ये जो है विचलन आ गया। धनात्मक विचलन तब संभव है जब विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल विलय विलय अथवा विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल आकर्षण बल से कम हो। यानी कि जो अलग अलग विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनसे कम हो जाएंगे। जो सॉल्यूशन में विलय विलायक से मिलकर जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे तो जो है विलयन में A तथा B की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध A तथा शुद्ध B की तुलना में अधिक होगी। जो शुद्ध A और शुद्ध B था उसकी जो पलायन प्रवृत्ति थी और जो विलयन में A और B मिलके बन गया उसकी जो पलायन प्रवृत्ति है उनमें अंतर आ गया, इसलिए अब विलयन का वाष्प जो है दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी पलायन प्रवृत्ति अधिक हो जाती है तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो अधिक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में विलयन बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, वहाँ पे जो है ऊष्मा का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डेलेज मिश्रण का मान इसलिए धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये डेलेज मिश्रण ग्रेटर देन 0 हो जाता है और विलयन जो है वो भी अधिक हो जाता है, विलयन जो टोटल आयतन है वो भी अधिक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव डेविएशन पढ़ें तो वहाँ पर इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। वहाँ पर जो PA है आंशिक दाब जो है वह इनसे कम हो जाएगा और यहाँ पर हम मानते हैं कि जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल इनसे जो है वो अधिक हो जाते हैं। ऋणात्मक विचलन तब संभव है जबकि विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल विलय विलय तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल से अधिक हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर अब पलायन प्रकृति जो है वो शुद्ध A तथा शुद्ध B की पलायन प्रवृत्ति की तुलना में कम हो जाती है, अतः विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में जो है डेलेज मिश्रण ऊष्मा जो है वो निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है और वो लेस देन 0 हो जाएगी और जो टोटल आयतन होगा वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। थैंक यू।